हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम कोलराउस लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इससे हमारा कोलराउस लॉ के कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द केटायन एंड एनायन ऑफ अ salt A2B are 140 and 80 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. The equivalent conductivity of the salt at infinite dilution. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह मैं अभी यहाँ मोलर कंडक्टिविटी लिख देता हूँ। हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। हम मोलर कंडक्टिविटी अभी फाइंड कर रहे हैं। नाउ सी, तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेसिकली सीबीएसई 12 के सिलेबस में नहीं है पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, तो मैं उसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज भी डिस्कस करूंगा। तो मोलर कंडक्टिविटीज लेनी है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ ए टू बी जो है वो क्या हो जाएगा, 2a प्लस एंड b माइनस 2। तो यूजिंग कोलराउस लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A to B at infinite dilution is the sum of 2 into equivalent conductivity of A plus ion or molar conductivity of A plus ion and now see, हमारे को यहाँ पर A to B 2 into 140 गिवन है, इसकी वैल्यू ये ऑलरेडी गिवन है हमारे को, प्लस b माइनस की गिवन है 80। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 360 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 280 प्लस 80 इज 360। तो ये एक सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन था जो कोलराउस लॉ, इसको आयनाइज कर लिया तो A to B gives 2a plus and b minus। तो इसकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस A to B, दिस इज द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ A to B is equals to 2 into molar ionic conductance of A plus at infinite dilution plus B minus 2 सिंगल आयन है तो ये 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ B माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनकी वैल्यूज हमको गिवन है तो हम सिंपली हमने क्या किया, सिंपली हमने ऐड की, फॉर्मूले में लगा के और इसको ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जगह मैंने अभी आपको कहा है कि हम बेसिकली जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो यूनिवेलेंट सॉल्ट जैसे NH4Cl, NaCl, NaOH, HCl यानी जिसमें केटायन और एनायन पे +1 -1 हो तो उसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस सेम रहती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी अगर पूछ रहा है तो उसका आंसर वही आएगा जो मोलर कंडक्टेंस का है। तो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ऑफ an infinitely dilute solution of NH4Cl is 150 and the ionic conductance of OH minus and Cl minus ion is 198 and 76 respectively. What will be the equivalent or molar conductance of the solution of NH4OH at infinite dilution if the equivalent conductance of a 0.01 and solution of NH4OH is 9.6? What will be its degree of dissociation? यस, इस क्वेश्चन में पूरा कोलराउस लॉ की सारी एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी वाली एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सारी एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है। आप देखें, और मैंने कहा ना आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आप कंफ्यूज ना करें। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अभी मोलर कंडक्टेंस लेके ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे को जो गिवन है वो गिवन है कि द equivalent conductance of an infinitely dilute solution of NH4Cl is, तो यहाँ पर हमारे को
कंडक्टेंस क्या गिवन है NH4Cl की, NH4Cl की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की 150 गिवन है, and the ionic conductance of OH minus ion and Cl minus, and the ionic conductance of OH minus and Cl minus at infinite dilution is 198 and 76 respectively. What will be the equivalent conductance of, तो हमारे को ये क्वेश्चन है कि NH4OH का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा at infinite dilution, and the equivalent conductance of और concentration given है, और दूसरा हमारे को जो C concentration given है NH4OH C, it's given 9.6. What will be the, ये जो given है वो given concentration पर है, तो ये concentration कितना है, this concentration is 0.01. Concentration is 0.01. What will be the degree of dissociation of NH4OH? तो alpha of NH4OH फाइंड आउट करना है। तो हमारे को दो पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट जो पैरामीटर है, फर्स्ट जो हमको कैलकुलेट करना है वो ये करना है, कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ NH4OH इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये किसका सम होगा, दिस इज द सम ऑफ NH4 प्लस एंड सम ऑफ OH माइनस N। नाउ अब हमारे पास इसमें इन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH, OH माइनस आयन का वैल्यू गिवन है हमारे पास 198, लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, पर ये वाली वैल्यू कितनी है 198, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप रीड करो। OH माइनस आयन का 198 गिवन है, ये रहा, ये तो क्लोराइड आयन का है, दिस इज क्लोराइड आयन एंड दिस इज OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन का तो ये हमको गिवन है। तो अब हमारे पास लेकिन तो टू कैलकुलेट लैम्डा NH4 प्लस, हमको किसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, NH4 प्लस की। तो NH4 प्लस की कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, NH4Cl की। तो NH4Cl का मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू, ये इसका सम हो जाएगा। नाउ लैम्डा NH4 प्लस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट NH4Cl माइनस क्लोराइड आयन। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, NH4Cl की वैल्यू गिवन है 150, ये रही, माइनस क्लोराइड की वैल्यू गिवन है 76, तो ये आ गया 74। तो यहां पर इसके अंदर हमारे पास NH4OH, इसने क्वेश्चन ये पूछा NH4OH का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस क्या होगा, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, ये NH4OH, NH4 प्लस का कंडक्टेंस और OH माइनस का कंडक्टेंस। अब OH माइनस का कंडक्टेंस गिवन था, NH4 प्लस का गिवन नहीं था, तो मेरे को NH4 प्लस का कंडक्टेंस फाइंड आउट करना था, तो मैं इधर आ गया टू कैलकुलेट NH4 प्लस। तो NH4Cl का हमको गिवन है, तो NH4Cl इन दोनों का सम रहेगा। अब यहाँ हमारे पास क्लोराइड की वैल्यू गिवन है, हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड की वैल्यू ये गिवन है, तो इस क्लोराइड की वैल्यू से तो हमने
इस तरह से कर लिया इसको। अब हम यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे 74, तो lambda NH4OH is 74 plus 98 272। तो यहां पर हमारे पास 272 आ गया। अब हमारा पर्पस सोल्व हो गया, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब फाइनल है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट गिवन कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हमारे को ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है? ये वाली वैल्यू गिवन है 9.6। ये दिस इज 9.6। तो ये वाला, ये जो कंडक्टेंस है, ये वाला इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको कितनी गिवन है? 9.6। तो ये हो गया 9.6 डिवाइड बाय NH4OH के लिए हमने फाइंड कर ली 272। तो देयरफॉर ये 9.6 आप समझ गए ना कौन सी वैल्यू है? 0.01 इन सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज 9.6। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ अ 0.01 n सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज 9.6। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? 272। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.035 आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू 0.035 आ गया। तो हमने यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर लिया। पर मैं इस क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड भी कर सकता हूं, क्योंकि ये तो और इसकी जगह अब इसने इस क्वेश्चन को आगे अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद अगर उसमें क्या होगा कि इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड आउट करो, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? NH4 प्लस OH माइनस N। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर रहा हूं, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, पर अपन कर रहा हूं मैं फिर भी। 1 0 0 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर C कंसंट्रेशन दिया तो C आ जाएगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ NH4 प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस N, डिनोमिनेटर में NH4OH। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं, तो NH4 प्लस की वैल्यू अल्फा C, OH माइनस की अल्फा C, तो अल्फा C इंटू अल्फा C डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू C, क्योंकि NH4OH की वैल्यू कितनी है? NH4OH की वैल्यू ये रही। नाउ C से C कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी? 0. अल्फा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 0.035। तो यहां लिख लेंगे 0.035 का होल स्क्वायर इंटू 0.01। ये कंसंट्रेशन हमको गिवन है, ये कंसंट्रेशन। तो अब इस केस में अच्छा, ये 1 माइनस 0.035। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास के की भी वैल्यू आ जाएगी, और हम 1 के रेस्पेक्ट में 0.035 को नेग्लेक्ट करके भी आंसर निकालेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। तो जनरली जब हम अप्रोक्स में आंसर निकालेंगे तो आप अप्रोक्स में ऐसे निकाल लिया करो, इसको तो नेग्लेक्ट कर लिया करो, और 0.035 होल स्क्वायर इंटू 0.01 ये आंसर आ जाएगा। यानी इस
डिनोमिनेटर वाली टर्म को 1 माइनस, मैं ये कह रहा हूं इसको ऑलमोस्ट 1 ले लो बस, तो आंसर आ जाएगा। तो खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोलराउस की जो मेन एप्लीकेशंस थी तीनों, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, और फिर उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, तीनों डिस्कस कर लिया अपन ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity and if lambda naught, यानी मोलर कंडक्ट, ये इस तरह से भी लिखते हैं बहुत सारी बुक में, तो ये किसका सिंबल है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution. For acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. What is the dissociation constant? बिल्कुल सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कोई चेंज नहीं है मेरे हिसाब से। आप क्या करो, वीडियो को पोस्ट कर लो और इसको आप सेल्फ सॉल्व करो। इसका आंसर यहाँ गिवन है ये, तो इसको आप सेल्फ स्टार्ट करो और उसके बाद वापस मैं जो सॉल्यूशन करूंगा उसको देखो। तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241, तो हमारे को क्या गिवन है इसमें, कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो यूनिटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है, यूनिटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है। तो हमारे को स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या गिवन है, ये रहा 7.896 into 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे को मैंने ये वाली वैल्यू जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है वो लिख दी। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी हमारे को क्या करना है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी इफ, और इसका ये दे रखा है एसिटिक एसिड इज 390.5, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो ये वाला हमको सी कंसंट्रेशन वाला फाइंड आउट करना है। और हमारे को कंसंट्रेशन क्या गिवन है, कंसंट्रेशन क्या गिवन है इसका, ये वाला सी क्या गिवन है, हमारे को कंसंट्रेशन क्या गिवन है, 0.00241। तो कोई बात नहीं, आप 0.0024 ले लो चलेगा, 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मोलर कंडक्ट, तो सबसे पहले हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें। मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, तो क्या होता है फॉर्मूला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1000 अपॉन मोलरिटी। (7.896 into 10 to the power minus 5), ये वैल्यू गिवन है, इंटू 1000, मोलरिटी कितनी गिवन है, ये रही 0.00241। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 32.76 यूनिट हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गई लैम्डा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज द मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी ये वाली वैल्यू।
तो ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास 32.76, ये रही। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला वैल्यू 390.5, 390.5 कैलकुलेट इज मोलर, ये मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड की ये गिवन है 390.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 32.76 डिवाइड बाय 390.5, दिस इज कम्स आउट 0.084। तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.084। अब कैलकुलेशन अगर कहीं थोड़ा टफ आ रहा है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि एग्जाम में बार बार मैं कहता हूं कि सिंपल कैलकुलेशन आता है, ठीक है ना। आप तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो और उसको मैं कैसे कर रहा हूं वो करना सीखो। आप अप्रोच बनाना सीखो क्वेश्चन की, क्योंकि आप अप्रोच बनाना सीखेंगे तो ही आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमारे पास अब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई 32.76 और साथ में हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा वैल्यू इज 0.084। CH3COOH, degree of dissociation 100, 1 minus alpha, alpha and alpha, degree of ionization or dissociation। अब ionization constant Ka क्या होता है, ionization constant for weak acid, Ka ionization constant for weak acid, Kb ionization constant of weak base, पर ये acid है तो weak acid है। CH3COO minus H plus CH3COOH, इसकी वैल्यू रख दो अल्फा सी इंटू अल्फा सी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो जो के ए वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.084 होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन गिवन है ये रहा, ये कंसंट्रेशन गिवन है ये रहा, देखो कितना है कंसंट्रेशन, ये रहा, ये इधर भी लिख रखा है इधर भी लिख रखा है। दिस कंसंट्रेशन इज 0.0241 एंड 1 माइनस 0.084। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा कि ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आ रही है 1.85 into 10 to power minus 5, 1.85 into 10 to power minus 5। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन और ये वाले दो क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेते हो तो कोलराउस लॉ सीबीएसई के क्वेश्चन तो आप कभी कोई गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन की हाइट होती है, लेवल होता है सीबीएसई में, वो यही वाला होता है, कोलराउस लॉ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। If molar conductance of BaOH whole twice 2 is 4.57.6 ohm inverse centimeter square mole inverse, BaCl2 का गिवन है 240.6, NH4Cl का गिवन है, तो फाइंड आउट NH4OH। अब ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें हमको। देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaOH होल ट्वाइस 2, BaOH होल ट्वाइस 2 क्या गिवन है 4 नहीं है
557.6, क्योंकि पॉइंट इधर है तो ये थोड़ा सा, हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड BaCl2 का गिवन है 240.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और NH4Cl का गिवन है 129.8। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये जो BaOH का होल ट्वाइस 2 का गिवन है, तो ये किसका सम है? BaCl2 इधर लिख लेता हूं मैं, स्पेस का मेरे पास 240.6, NH4Cl का गिवन है, NH4Cl का गिवन है 129.8। ये तीनों गिवन है, न्यूमेरिकल में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अगर मैं BaOH होल ट्वाइस 2 की बात करूं तो ये किसका सम हो गया? Ba प्लस 2 प्लस 2 इंटू OH माइनस आयन। BaCl2 की बात करूं मैं तो इट्स कम्स आउट Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, NH4Cl का NH4 प्लस Cl माइनस। तो यहां पर जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस NH4OH का चाहिए हमको, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, मुझे क्या चाहिए? NH4Cl चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? NH4Cl प्लस OH माइनस आयन कितना चाहिए? 2 चाहिए कि 1 चाहिए? तो यहां मैं करूंगा 1/2, ध्यान देना, 1/2 BaOH का होल ट्वाइस 2। समझ में आ गई मेरी बात? हाफ क्यों किया? या अगर मैं इधर हाफ करूंगा तो इधर भी हाफ हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर मैंने इसका हाफ किया, इस वैल्यू का हाफ किया, तो इधर भी हाफ हो जाएगा। दोनों तरफ से हाफ से इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो इधर हाफ है, तो ये हाफ Ba प्लस 2 है, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? 2 का हाफ 1, और माइनस हाफ BaCl2। देखो, आप इसको खुद समझने की कोशिश करो, सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा सा स्किल यूज करो, अपना ब्रेन यूज करो। अब इसमें क्या हो जाएगा? जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, तो ये देखो, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? प्लस इसको स्प्लिट कर रहा हूं, ये हाफ, ये इसको हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, और 2 लैम्डा OH माइनस का हाफ क्या हुआ? 1। ये माइनस 1/2 Ba प्लस 2 प्लस Cl2 है, तो यहां पर भी हाफ करूंगा तो ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, तो 2 का हाफ 1, तो यहां क्लोराइड, ये हाफ BaCl2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अब मेरे हिसाब से आप समझ गए कि अब देखो, आप ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? NH4 प्लस और OH माइनस। तो
किसका सम रह गया, NH4 प्लस का और OH माइनस का। तो मैं इसका मतलब अगर मेरे को NH4OH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बस इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू डाल दूं, NH4OH NH4Cl का वैल्यू कितनी है 129.8 प्लस हाफ BaOH हाफ इंटू BaOH 457.6 माइनस 1/2 BaCl2 इज 240। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो अब सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आप ही करें क्योंकि कैलकुलेटर पे उधर जाके करता हूं तो टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। ये आ जाएगा 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बस अब ये तो कैलकुलेशन ही करनी है आपको, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ये ग्राफ गिवन है, जो ग्राफ गिवन है वो ये है। ये कंसंट्रेशन डिबाई-हक्कल रूल वाले, और यहां पर मोलर कंडक्टेंस। तो एक्स एक्सिस पर तो मोलर कंडक्टेंस है और वाई एक्सिस पर यूं √C है, तो इसका मतलब इधर डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। याद होगा हमने डिबाई-हक्कल ऑंग्रेसन इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला ये इक्वेशन है, इस उसके अंदर मैंने ये ग्राफ एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस क्लास में। तो अभी अपन इस ग्राफ को देखते हैं। तो ये ग्राफ हम यहां से देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दें। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट NaCl, HCl and NH4OH वर्सेस √C। अब करेक्ट सेट कौन सा है? यानी ये बोल रहा है कि सबसे ऊपर वाला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे कम किसकी, सबसे इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि सबसे कम किसकी है मोलर कंडक्टेंस, थर्ड की सबसे कम है, थर्ड की मोलर कंडक्टेंस सबसे कम है ये रही। और फिर वो डाइल्यूशन के साथ बहुत धीरे 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 इंक्रीज हो रही है ना। तो थर्ड की मोलर कंडक्टेंस कम है और स्लोली इंक्रीज हो रही है। सेकंड की मोलर कंडक्टेंस थर्ड से ज्यादा है और कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। और फिर डाइल्यूशन के साथ ये डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन इधर इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो डाइल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इसका, तो ये क्लियर हो गया कि थर्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सेकंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ तेजी से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। और सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर अभी डिस्कस करते हैं इसको भी। यानी फर्स्ट और सेकंड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और थर्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
तो ये हमको क्लियर है, आप देख लें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस ग्राफ से हमको ये प्रूव हो रहा है कि दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो NH4OH वीक बेस होता है, तो थर्ड तो किसका हो गया? थर्ड NH4OH का हो गया, जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इसमें अनआयोनाइज पार्ट और आयोनाइज पार्ट दोनों ही होंगे। अनआयोनाइज पार्ट ज्यादा होगा और आयोनाइज पार्ट कम होगा, तो कंडक्टेंस आयोनाइज पार्ट की वजह से होती है, इसलिए NH4OH के सॉल्यूशन की जो आयनिक कंडक्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, इसीलिए थर्ड आ रहा है। थर्ड तो हमारा क्लियर हो गया कि NH4OH है। थर्ड हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है? NH4OH, क्योंकि NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हो सकता है 10% आयोनाइज हो, तो 90% तो अनआयोनाइज है, खाली ये जो 10% आयोनाइज पार्ट है उसकी वजह से कंडक्टेंस है। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और सेकंड, तो एक HCl है और एक NaCl है। तो HCl, आप देखो HCl क्या है? HCl क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब डिसाइड करना रहा कि इसमें से फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो देखो NaCl का जो आयनिक कंडक्टेंस है, NaCl का जो आयनिक कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है? Na प्लस और Cl माइनस की वजह से है। NaCl का जो आयनिक कंडक्टेंस है वो किसका सम है? ये सम है Na प्लस का और Cl माइनस का। और HCl का जो सम है वो कौन सा है? H प्लस और Cl माइनस का। तो आप अब खुद ही बताइए कि मैं कह रहा हूं HCl जो फर्स्ट वाला HCl है, तो समझ में आया फर्स्ट वाला HCl क्यों है? आना चाहिए आपको समझ में, क्योंकि अपन इतना सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्योंकि आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। तो अगर हम ये देखें तो इसका जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है HCl का, वो किसका सम हो जाएगा? H प्लस और Cl माइनस का। और NaCl का क्या होगा? NaCl का क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस का। तो किसका सम ज्यादा आएगा? देखो क्लोराइड आयन का तो दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहां पर किसकी आयोनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी? H प्लस आयन के आयनिक कंडक्टेंस, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी कि Na प्लस की ज्यादा होगी? H प्लस की होगी, और वो भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्मॉल है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, लाइट है। तो HCl का हमारे पास इक्विमोलर सॉल्यूशन है, एक HCl का और एक NaCl का। हमारे पास सॉल्यूशन है HCl का और NaCl का, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, यानी 1m HCl सॉल्यूशन है और 1m HCl सॉल्यूशन है, यानी 1 मोल्स पर लीटर वाला HCl सॉल्यूशन है और 1 मोल पर लीटर वाला NaCl सॉल्यूशन है। तो इस केस में किसकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी? इस केस में HCl के सॉल्यूशन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। आपका आंसर होगा, क्योंकि HCl में जो कंट्रीब्यूशन है मोलर आयनिक कंडक्टेंस में वो H प्लस और Cl माइनस का है। H प्लस आयन की जो आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक कंडक्टेंस है, वो Na प्लस से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये वाला सम ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। Na प्लस का एटॉमिक मास 23 है और हाइड्रोजन का 1 है, यानी हाइड्रोजन जो H प्लस जो है वो 23 टाइम मोर लाइटर है, 23 टाइम ज्यादा हल्का है, 23 गुना ज्यादा हल्का है H प्लस किससे? Na प्लस से। तो H प्लस बहुत तेजी से भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Na प्लस के कंपैरिजन में। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि फर्स्ट तो हो जाए, हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा HCl, सेकंड हो जाएगा NaCl, थर्ड हो जाएगा NH4OH।
नहीं, क्योंकि अब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब सीबीएसई बोर्ड में भी आ रहे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करना भी आने चाहिए। और अगर इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो आपका सीबीएसई का रिजल्ट भी इंप्रूव होगा, क्योंकि सीबीएसई में भी आ रहे हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। यस, फिर देखो आप इसको, HNO3 is treated with NaOH conductometrically, समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइटेशन एस, तो देखो आप क्या है ये, तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको देखना है। तो यहां पर बेसिकली हम, जस्ट अ मिनट, यस, यहां पर क्या है, हम HNO3 और NaOH की ट्राइटेशन कर रहे हैं। अब ट्राइटेशन से तो आप वाकिफ हैं। अब इसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर ये ब्यूरेट है और ये बीकर है। अब इस ब्यूरेट के अंदर NaOH है, तो यहां से तो वॉल्यूम ऑफ NaOH आ जाएगा हमारा। और इस ग्राफ में क्या है, अब इस ग्राफ में देखें, यहां पर ये तो है वॉल्यूम ऑफ NaOH, y एक्सिस पर है वॉल्यूम ऑफ NaOH और x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH है, और x एक्सिस पर है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस लिखा हुआ है, ये कंडक्टेंस यानी ये मोलर कंडक्टेंस चल रहा है एनीवे। और इसके अंदर है HNO3 सॉल्यूशन, दिस इज द HNO3। अब इन्हें ध्यान से समझना। कंडक्टोमेट्रिक ट्राइटेशन का मतलब क्या होता है? कंडक्टोमेट्रिक ट्राइटेशन का मतलब यह होता है कि हमने इस बीकर को कंडक्टिविटी मेजर करने वाले किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ रखा है। यानी इस सॉल्यूशन को हमने किसके साथ जोड़ रखा है? ध्यान देना, इस सॉल्यूशन को हमने यहां पर कोई कंडक्टिविटी मेजर कर रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है जिसमें हम क्या मेजर करते हैं? दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग कंडक्टेंस। तो हमने इस बीकर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं, और इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है वो यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, नया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमने क्या कर रखा है। कंडक्टोमेट्रिक ट्राइटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो HNO3 है, ब्यूरेट के अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, और यहां पर जिसका हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है वो सॉल्यूशन होता है। ट्राइटेशन आप सबने 11th में कर रखी है, और अगर आप 12th में, तो 12th में भी ट्राइटेशन है। तो अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन की जो हम कंडक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, और अब वो जो यहां पर जो कंडक्टेंस की जो वैल्यूज आ रही है वो है ये। यानी
यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, यहां पर ये कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट आ गया। यहां पर ये बोल रहा है कि कंडक्टेंस यू इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का, फिर ये किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ। थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा, नया कंसेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेंस में, जेई मेंस 2012 या 2013 का पेपर देखो आप, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर ये यूं बोल रहा है, अभी समझ में आ जाएगा, मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो यहां पर हम अब ध्यान दें आप, तो इसके अंदर क्या लगा, ये हमारे पास HNO3 का सॉल्यूशन है, ये HNO3 का सॉल्यूशन। अब इनिशियल इनिशियली HNO3 के सॉल्यूशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है H+ और NO3-। इसका मतलब इस सॉल्यूशन की जो इनिशियल कंडक्टेंस है, मैं ये कह रहा हूं, इनिशियल कंडक्टेंस जो है इस सॉल्यूशन की, जो इनिशियल कंडक्टेंस है वो किस, इनिशियल कंडक्टेंस H+ और NO3- की वजह से है। इसकी जो इनिशियल कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है, H+ एंड NO3- की वजह से है। H+N बहुत तेज भागने वाला आयन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब क्या हुआ, अब हमने इसमें NaOH डालना स्टार्ट किया। अब हमने इसमें क्या डालना चालू किया, सम वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड, कुछ वॉल्यूम NaOH का ऐड किया मैंने। ये क्या लिखा है, इससे, यानी टाइट्रेशन का मतलब यही है, ब्यूरेट से NaOH अंदर जाने लगा तो रिएक्शन होने लग गई, रिएक्शन होने लग गई, NaOH के साथ रिएक्शन होने लग गया, NaNO3 और वाटर बन गया। वाटर तो अनआयनाइज, वाटर आयोनाइज नहीं होता है, ध्यान रखना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो 10⁻⁹%, मतलब उसको नेग्लेक्ट ही करेंगे। तो क्या हुआ, अब सॉल्यूशन के अंदर जो ये HNO3 के H+ आयन है, वो H+ आयन OH- से रिएक्ट करके, OH- आयन से रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी H+ जो फास्टेस्ट मूविंग आयन है, टाइगर है, टाइगर, ये टाइगर खत्म होता जा रहा है, यानी तेज दौड़ने वाला H+ आयन कंज्यूम हो रहा है, और उसकी जगह सॉल्यूशन में कौन रिप्लेस हो रहा है, NO3 तो कॉमन है, Na+, यानी H+ की जगह क्या आ रहा है, Na+, H+ की जगह क्या आ रहा है, यानी वापस समझो, बोर्ड पे देखो आप, यहां से जैसे ही NaOH अंदर जा रहा है, यहां से जैसे ही NaOH अंदर जा रहा है, तो NaOH यहां पर जाते ही इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, NaOH HNO3 से रिएक्शन कर रहा है, सम वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड, तो व्हाट हैपन, HNO3 और NaOH रिएक्ट करके NaNO3 और H2O बनाएंगे। इज इट क्लियर? ये कब हुआ, जब हमने उस बीकर के अंदर ये HNO3 है, ये HNO3 का सॉल्यूशन है, इसमें NaOH गया, ये HNO3 का सॉल्यूशन है, इसमें NaOH गया, जाते ही क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। H+ की जगह कौन आ गया, अगर 10 NaOH गए, अगर 10 NaOH गए, तो 10 H+ आयन वाटर में कन्वर्ट हो गए, 10 H+ आयन सॉल्यूशन से निकल गए, और 10 H+ आयन की जगह 10 Na+ आ गए, यानी फास्ट दौड़ने वाले आयंस की जगह धीरे दौड़ने वाले Na+ आयन रिप्लेस होते जा रहे हैं सॉल्यूशन में। बात समझ में आई? तो तेज दौड़ने वाले हटाते, एक तरह से NaOH क्या कर रहा है, तेज दौड़ने वाले H+ आयन को सॉल्यूशन से हटाता जा रहा है, तेज दौड़ने वाले H+ आयन को सॉल्यूशन से हटाता जा रहा है, और उसके जगह एक नया आयन दे रहा है Na+, धीरे धीरे चलने वाला। तो इसका मतलब इनिशियली जो तेज चलने वाले आयन हैं वो
Na+ से रिप्लेस हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं और उसकी जगह ये आ रहे हैं, तो आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। यानी NaOH डालते ही इस सॉल्यूशन की जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होना चालू हो गई। NaOH डालते ही इस सॉल्यूशन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होना चालू हो गई। ये क्या बता रहा है? NaOH ये बता रहा है NaOH डाल रहे हैं तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। गलत, नहीं, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि H+ तेज भागने वाला था, उसको हटा के हम Na+ डाल रहे हैं। तो अब ये चॉइस तो हमारी पहली नजर में उड़ गई, नहीं होगी, ये चॉइस नहीं होगी, खत्म, सोचो ही मत इसके बारे में। अब दूसरा, ये देखो थर्ड वाला, ये बता रहा है NaOH का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये भी गई काम से। अभी मैंने बताया बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। HNO3 के सॉल्यूशन में NaOH गया, H+ हटा, उसकी जगह Na+ आया, बड़ा हेवी। तो कंडक्टेंस HNO3 के सॉल्यूशन में NaOH डालते ही कंडक्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी B और D तो वैसे ही उड़ गए। अब बात रही A और C की, अब बात रही हमारी A चॉइस की या फिर C चॉइस की। ये C लिखा हुआ है, तो अब इसमें भी ये डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे को इस सेकंड पैटर्न पे आना है, यानी मैं यूं कहूं कि इस ब्लू वाली लाइन को समझना है कि ब्लू पैटर्न किसका सही है। अब A सही है कि C सही है, इसको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, अब जैसे जैसे हम इसमें NaOH डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें NaOH डालते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, NaOH जैसे जैसे हम इसमें डालते जाएंगे तो सारा सॉल्यूशन NaNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टाइम आएगा HNO3 बचा ही नहीं इसमें। क्यों नहीं बचा? सारा का सारा HNO3, होल HNO3 रिएक्ट विद NaOH, क्योंकि NaOH तो बूंद बूंद करके ड्रॉप करके लगातार इसमें जा रहा है और इंस्ट्रूमेंट से हम कंडक्टिविटी लगातार मेजर कर रहे हैं। ये हो गया NaNO3 प्लस H2O। एक टाइम आया, इसका अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इसका 0 हो गया। किसमें? सॉल्यूशन में। पूरा का पूरा HNO3 NaOH से रिएक्शन करके Na+ और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जब रिएक्शन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, अब नया NaOH आया। तो ये NaOH क्या करेगा? रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। ये NaOH तो एसिड से रिएक्ट करेगा, NaNO3 से थोड़ी रिएक्ट करेगा। क्या अब जब ये पूरा रिएक्ट कर गया HNO3, अब ये HNO3 का सॉल्यूशन नहीं है भाई, ये सॉल्यूशन है NaNO3 का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन अब किसका बन गया? NaNO3 का बन गया। पहले HNO3 का, लेकिन NaOH डाल के सारे HNO3 को NaNO3 में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। अब नया जो NaOH आएगा वो अंदर आएगा, इधर उधर देखेगा, कोई रिएक्शन करने के लिए नहीं है, बस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो 100% आयोनाइज हो जाएगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो क्या होगा? अब वापस आयनिक कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बढ़ेगी। तो ये तो ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ी सी बढ़ रही है? नहीं, फिर वापस आयनिक कंडक्टेंस घटती है और जैसे ही HNO3 पूरा कंप्लीट होता है और अब NaOH एंटर करता है सॉल्यूशन में और अब NaOH की वजह से आयनिक कंडक्टेंस बढ़ती है, तो ये वाला सही हो गया, ए आंसर सही हो गया। ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये तो बता रहा है कि NaOH बढ़ने से HNO3 जब पूरा रिएक्ट कर गया, उसके बाद जो NaOH बढ़ रहा है वो NaOH आयनिक कंडक्टेंस को नहीं बढ़ा रहा है। नहीं, गलत हो गया, बढ़ाएगा, क्योंकि NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। OH माइनस आयन की भी कंडक्टेंस अच्छी होती है, OH माइनस आयन को का भी आयनिक मोबिलिटी अच्छी होती है, तो इसलिए फर्स्ट चॉइस हो गई। ये बता रहा है
जैसे जैसे हम NaOH बढ़ा रहे हैं तो H प्लस आयन कम होते जा रहे हैं, H प्लस आयन की जगह Na प्लस आते जा रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट आ गया ये बता रहा है कि सारा का सारा HNO3, ये बता रहा है सारा का सारा HNO3 कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, कंज्यूम हो गया। अब जो NaOH आ रहा है बस वो सॉल्यूशन में जा रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, और Na प्लस और OH माइनस आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ये जेईई मेंस 2012 या 13 का क्वेश्चन है, आप देखना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है, देखें आप। और अब ये बोर्ड में भी आएंगे। Which of the following plot will obtain for the conductance or titration of strong acid against a weak base? बिल्कुल सेम है, ध्यान दो। बस अब यहां पर पहले हमने यहां लिया था HNO3, पहले हमने लिया था यहां HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड था। पहले वाले में क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। अब वाले में क्या है? वीक बेस है। तो which of the following plot obtained for a conductometric titration of strong acid against, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड वही HNO3 ले लेता हूं वापस में, अगेंस्ट वीक बेस, यानी ऊपर NH4OH आ गया। ऊपर क्या आ गया? NH4OH। NH4OH है वीक बेस, WB मतलब वीक बेस, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। बात वही इनिशियली। अब आप मेरे को बताओ, बहुत मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत बी और डी तो वैसे ही हट गया। देखो कैसे, वही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। इनिशियली ये HNO3 का सॉल्यूशन है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो अब मैं अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि पिछला दिया है उसी से मिलता जुलता एक्सप्लेनेशन है। तो इनिशियल सॉल्यूशन HNO3 का है जिसकी कंडक्टेंस H प्लस और NO3 के माइनस। तो इनिशियल में तो क्या है, ये H प्लस और NO3 माइनस की वजह से, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यानी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो इसका मतलब B और D उड़ गए, क्योंकि B और D में कंडक्टेंस कम दी हुई है। इनिशियल कंडक्टेंस ये रही, इनिशियल कंडक्टेंस ये रही, इनिशियल कंडक्टेंस ये रही, इनिशियल कंडक्टेंस ये रही। अब A और C में से डिसाइड करना है। तो अब क्या हो गया, जैसे ही हम इसमें NH4OH वीक बेस डालेंगे तो वही पैटर्न चलेगा, क्योंकि रिएक्शन तो रिएक्शन है, रिएक्शन तो होगी। HNO3 और NH4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा? NH4NO3 प्लस H2O, HNO3 प्लस NH4OH। तो यहां पर वापस वही हुआ, H प्लस जो फास्टेस्ट मूविंग आयन है वो किससे रिप्लेस हो गया? वो रिप्लेस हुआ, ये तो H2O बन गया, और H अब सॉल्यूशन में H प्लस की जगह, सॉल्यूशन में H प्लस की जगह कौन आ गया? ये गायब हो गया, ये हट गया और ये आ गया। यानी सॉल्यूशन के अंदर कौन आ गया? H प्लस हट गया, H प्लस की जगह NH4 प्लस आ गया। मतलब ये हो गया कि कंडक्टेंस तेजी से डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? बिल्कुल सेम कंसेप्ट। पहले वाले में H प्लस की जगह धीरे धीरे दौड़ने वाला Na प्लस सॉल्यूशन में आ रहा था, NaOH के वॉल्यूम के साथ, NaOH के वॉल्यूम के साथ। और अभी कौन आ रहा है? अभी कौन आ रहा है? तेज दौड़ने वाले H प्लस आयन सॉल्यूशन से निकलते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम NH4OH डाला, ये H प्लस आयन गायब होता जा रहा है और ये आता जा रहा है। तेज दौड़ने वाला सॉल्यूशन से रिमूव, धीरे दौड़ने वाला एंटर कर रहा है। तो इसीलिए आयनिक मोबिलिटी कम होती जाएगी, आयनिक कंडक्टेंस कम होती जाएगी। जब ये पूरा खत्म हो गया, यानी ये HNO3 अब इसमें रहा ही नहीं, क्योंकि हमने इतना NH4OH डाल दिया कि सारा NH4OH HNO3 से रिएक्शन करके
NH4NO3 बना गया। अब क्या होगा? अब NH4OH सॉल्यूशन में तो आएगा। सॉल्यूशन में आने के बाद क्या देखेगा? सॉल्यूशन में तो NH4NO3 है, NH4NO3 है। ये कब? जब पूरा ये वाली स्टेज, जब पूरा रिएक्शन कर गया। अब तो ये है जब पूरा HNO3 रिएक्ट कर गया। अब आने वाला नया NH4OH है ही नहीं इसको रिएक्शन करने के लिए, और फिर ऊपर से ये वीक बेस है, आयन देने में बहुत कंजूस है। तो क्या हो जाएगा? अंदर जाएगा तो सही, थोड़े से NH4OH थोड़ा सा आयनाइज होगा। तो जो अब नया वाला ये NH4OH जा रहा है, ये वाला नया वाला NH4OH जा रहा है, ये क्या सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि ये वीक बेस है, बहुत कम आयंस देगा, और ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट अलग लग रहा है। चलो उस कंसेप्ट को रखो साइड में। सीधा है NH4OH वीक बेस है, बिल्कुल वीक बेस है, आयनाइज ही नहीं होता है, बहुत कम आयन देगा, तो बहुत कम आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगी जैसे जैसे हम NH4OH इसमें डालेंगे। तो ये तो बोल रहा है, ये ग्राफ तो कह रहा है कि नहीं, ये तो तेजी से बढ़ेगा। गलत हो गया, तेजी से नहीं बढ़ेगी। एक बार सारा HNO3 कंज्यूम हो गया, NH4NO3 में बदल गया, फिर NH4OH डालेंगे तो कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी। चलो, तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मेरा एक्सप्लेनेशन इसलिए लंबा हो जाता है कि मेरा ये रहता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को या स्लो लर्नर को भी समझ में आ जाए, और किसको लगता है कि यहाँ थोड़ी स्पीड कम चल रही है, तो आपको अगर फास्ट समझ में आता है तो थोड़ा रिमाइंडर मान दो, क्योंकि कंट्रोल आपके पास है। लेकिन वीडियो को बंद मत करो, उसको ढंग से देखो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। इन चीजों को पढ़ने के लिए बच्चा कहां जाता है, कोटा पहुंच जाता है पढ़ने के लिए, लाखों रुपए खर्च कर देता है। ये तो आपको चीजें फ्री में मिल रही है। एनीवे, अब ध्यान दो आप, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करें। यस, ये भी एक अच्छा, ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन A is 50 ohms and that of solution B is 100 ohms. Both solution being taken in the same conductivity cell. If equal volume of the solution A and B are mixed, what will be the resistance of the mixture using the same cell, assuming that there is no increase in the decrease of dissociation of A and B on mixing? क्वेश्चन को वापस एक बार पोस्ट करके ढंग से रीड करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन जब कर पाएंगे तो आप समझो कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो क्या है, मोलर कंडक्टेंस दे दी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दी, मोलरिटी दे दी, सीधा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलरिटी का वैल्यू डाला, आंसर आ गया, आप खुश हो गए। एग्जाम के बाद खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रिजल्ट डिसाइड करते हैं, टॉपर्स डिसाइड करते हैं। तो ये बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन A is 50 ohm। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ A सॉल्यूशन का है 50 ohm and that of solution B is 100 ohm. That of B is 100 ohm. Both solution being taken in same conductivity cell. एक ही कंडक्टिविटी सेल में रखे हुए हैं, यानी A को और B को। सेम कंडक्टिविटी सेल का मतलब है तो वो सेम का मतलब उनके सेल कांस्टेंट बराबर है तो ये दो सेम डिफरेंट सेल कांस्टेंट है। ये दो डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल है। इसका सेल कांस्टेंट की वैल्यू x है तो इसके भी x है, तो हम बोलेंगे दोनों सेम कंडक्टिविटी सेल है, यानी दोनों का L/A की वैल्यू सेम है। If equal volume of solution A and B are mixed, अब
ये बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मिक्सचर यूजिंग द सेम सेल। यानी ये बोल रहे हैं सेम सेल का मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे पास जो तीसरा सेल जिसमें मैंने ए और बी का इक्वल मिक्सचर डाला उसका भी सेल कांस्टेंट वही है जो ए और बी का था। यानी ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझो बच्चों, ये कह रहा है, मैं इधर ले लेता हूं, ये कह रहा है कि ये एक है, ये दो, ये ए सॉल्यूशन है, ये ए सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस 50 है, ये बी सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस 100 है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम, यानी इसका भी वी वॉल्यूम और इसका भी वी वॉल्यूम किस में डाल दिया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम इसमें डाल दिया, और ये अब ए और बी का सॉल्यूशन बन गया। वॉल्यूम हो गया डबल, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम 2v हो गया, v1 इक्वल टू v2 है इसलिए v लिखा मैंने। ये इस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 50, इस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है Rb है वो कितना है 100। तो अब ध्यान दो आप, अब ये बोल रहे हैं कि हमको इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का R इज रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं मैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होता है 1/r, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो यहां C किसको बता रहा है, C बता रहा है C बता रहा है कंडक्टेंस को, तो कंडक्टेंस की जगह 1/r लिख सकता हूं, इंटू L/A लिख सकता हूं। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ A इक्वल्स टू कंडक्टेंस ऑफ A इंटू सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टेंस का इनवर्स रेजिस्टेंस। इसी तरह से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस B बनेगा वो क्या बनेगा 1/RB इंटू L/A, और ये ले रहा हूं टोटल, यानी RT कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इस सॉल्यूशन, इस फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मैंने RT ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/RT इंटू L/A। तो मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो KT इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों को जोड़ दूं, सही है, गलत, आप गलत सोच रहे हैं, इनको ऐड करेंगे लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा कम होती जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट ml और पर यूनिट वॉल्यूम इज डिक्रीज। अगर हम वॉल्यूम डबल करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाफ हो जाएगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान दे इधर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर स्पेसिफिक कंडक्टेंस ए की भी आधी हो जाएगी और बी की भी आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां ए का वॉल्यूम V है, अब यहां ए का वॉल्यूम 2V है, तो यहां से यहां आया तो ए का वॉल्यूम डबल हो गया,
यहां से यहां आया तो ए का वॉल्यूम डबल हो गया, यहां से यहां आया तो बी का वॉल्यूम डबल हो गया, तो यहां से यहां आया तो ए की स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाफ हो गई, यहां से यहां आया तो बी का वॉल्यूम भी डबल हो गया, क्योंकि ये तो पूरा सॉल्यूशन है, जबकि ये तो इतना सा सॉल्यूशन था। तो यहां रिजल्टेंट सॉल्यूशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस ए की भी हाफ हो जाएगी और बी की भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ए का भी वॉल्यूम डबल हो गया और बी का भी वॉल्यूम डबल हो गया, इसीलिए ये गलत। तो क्या सही? ये वाला सही, के डिवाइड बाय 2, के कप्पा है, कप्पा डिवाइड बाय 2। अब आप इससे सॉल्व करेंगे, तो अब इसकी वैल्यू ये रख दी 1/RT L/A इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 1/RA इंटू L/A प्लस एक मिनट 2 करना। अब यहां पर हमने के की वैल्यू रख दी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/RA L/A इंटू 1/2, या मैंने के की वैल्यू रख दी 1/RA L/A और 2 है, और फिर इसी तरह से KB की वैल्यू रख दूंगा मैं 1/RB इंटू L/A इंटू 1/2, क्योंकि हाफ, यानी इक्वेशन फर्स्ट में मैंने के यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ बी की वैल्यू पुट करी। आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अब मैथमेटिक्स है, तो वो ये कि एल, मैं अब डायरेक्ट कर लेता हूं, टाइम बहुत हो गया है। एल ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1/RT इक्वल्स टू 1/2RA। आप थोड़ा सा चेक कर लेना इसका कैलकुलेशन। RB, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे RA और RB की, तो 1/2 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू 100। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आएगा। आप खुद कर लें सोल्व, बहुत लंबा हो गया है, क्लास में क्वेश्चन काफी ज्यादा डिस्कस हो गए। तो अब RT इक्वल्स टू 66.67 आएगा। इसमें अब ये 1/100 प्लस 1/200, अब एलसीएम लेके और फाइंड आउट कर लो। अब तो इजी है, फिर RT की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।